हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे और टॉपिक का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण एक शब्द इसमें मैं और जोड़ देता हूँ, राज्य निर्माण। राष्ट्र निर्माण एवं राज्य निर्माण की चुनौतियाँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है, राज्य निर्माण से क्या तात्पर्य है और भारत में राज्य व राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। ये बात हम करेंगे, जैसे राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण और चुनौतियाँ। राष्ट्र शब्द की अगर हम बात करें, पहली बात, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्र शब्द देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक एकता का प्रतीक है। अर्थात कोई भी देश जो राष्ट्र बनता है वो अपने देश के नागरिकों की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक एकता से बनता है। जैसे भारत एक राष्ट्र है और भारत एक राष्ट्र है, इसका मतलब ये है कि भारत में अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक सामाजिक समूह हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं। उसके होते हुए भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ये राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है कि धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र आदि की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देश के नागरिकों के बीच एकता की स्थापना से है। अर्थात राष्ट्र निर्माण से जो तात्पर्य है वो ये है कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक वर्ग हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक क्षेत्र हैं और हम इन धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र आदि में बटे हुए हैं। इसके बावजूद भी हम इन सब से ऊपर उठकर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एकताबद्ध होकर रहें, तब जाकर हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, तब जाकर भारत राष्ट्र का निर्माण होगा। भारत में धार्मिक, जातिगत, संप्रदायगत एवं क्षेत्रगत विविधताएं पाई जाती हैं, अतः राष्ट्र निर्माण करना एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। जिस राष्ट्र में जितनी ज़्यादा भाषाएं होती हैं, जितनी ज़्यादा जातिगत जातियां होती हैं, जितने ज़्यादा संप्रदाय होते हैं और जितनी ज़्यादा क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं, उतना ही राष्ट्र निर्माण करना उस देश में मुश्किल होता है, कठिन होता है। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भी यही है, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इन्हीं को राष्ट्र, अशिक्षा, इन्हीं को राष्ट्रवाद की चुनौतियां माना जाता है। तो राष्ट्र किसे कहते हैं और राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, ये हमने देखा। अब एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, एक टर्म हो रहा थी राज्य निर्माण। राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण। राज्य निर्माण किसे कहते हैं, तो देखिए, राज्य निर्माण का संबंध राज्य की एकता, राज्य की कानून व्यवस्था से है। कानून व्यवस्था से राष्ट्र का संबंध, राष्ट्र की डेफिनेशन अगर हम लें तो राष्ट्र का संबंध देश के नागरिकों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रगत एकता से है, मनोवैज्ञानिक एकता से है। जबकि राज्य का संबंध कानून व्यवस्था से है। राज्य निर्माण का मतलब है कानून व्यवस्था का निर्माण करना। अर्थात राज्य निर्माण का संबंध राज्य की कानून व्यवस्था से है। यदि हम सब नागरिक एकताबद्ध होकर रहते हैं, आपस में संघर्ष एवं आंदोलन नहीं करते, कानूनों एवं नियमों का पालन करते हैं, तो राज्य का निर्माण होता है, राज्य की कानून व्यवस्था का निर्माण होता है। और यदि जातिगत, क्षेत्रगत, वर्गगत, सांप्रदायिक आदि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन और संघर्ष होते रहते हैं,
तो राज्य निर्माण की समस्या उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो पाता। राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर इकबाल नारायण ने कहा है कि भारत में राष्ट्र एवं राज्य निर्माण की समस्या बाह्य नहीं है। भारत में राष्ट्र एवं राज्य निर्माण की समस्या बाह्य नहीं है, अर्थात बाहरी नहीं है, अपितु आंतरिक है। बाहरी नहीं है अपितु आंतरिक है, क्योंकि धर्म, जाति, क्षेत्र आदि की भावनाएं राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक चेतना का प्रमाण मानी जाती है। तो भारत में राष्ट्र एवं राज्य के निर्माण की समस्या बाहरी नहीं है, ये आंतरिक है, क्योंकि धर्म, जाति, क्षेत्र आदि की जो भावनाएं हैं वो राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक चेतना का प्रमाण मानी जाती है। अर्थात इन्हीं भावनाओं से हमें लोकतांत्रिक और राजनीतिक चेतना आती है, हम एकताबद्ध होकर रहते हैं, ऐसा मानते हैं डॉक्टर इकबाल नारायण। डॉक्टर इकबाल नारायण की एक और बात मैं आपसे कहूँगा। डॉक्टर इकबाल नारायण ने कहा है, डॉक्टर इकबाल नारायण ने भारतीय समाज एवं राजनीति के लिए व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया है, या व्यवस्था सिद्धांत को अपना सिस्टम थ्योरी। इकबाल नारायण ने भारतीय समाज एवं राजनीति के लिए व्यवस्था सिद्धांत को अपनाया है तथा कहा है कि धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र की भावनाएं समाज के पर्यावरण से उत्पन्न होती है तथा सरकार के लिए आगत निर्गत का कार्य करती है। डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत है, जो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बीए प्रथम वर्ष में जब हम राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति सत्तावेदता के साथ राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं, व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रयाकारात्मक सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो उसमें आगत निर्गत की थ्योरी डेविड स्टन ने दी है। उसी के संबंध में डॉक्टर इकबाल नारायण कहते हैं कि धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र की भावनाएं समाज के पर्यावरण से उत्पन्न होती है तथा सरकार के लिए ये इनपुट आउटपुट आगत निर्गत का कार्य करती है। एक और विद्वान है राजनीति विज्ञान के, डॉक्टर रशीदुद्दीन। डॉक्टर रशीदुद्दीन क्या कहते हैं, देखिए, राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के संदर्भ में डॉक्टर रशीदुद्दीन क्या कहते हैं। भारत में क्षेत्रवाद की समस्या अधिक घातक नहीं है, सांप्रदायवाद एवं जातिवाद अधिक घातक है। डॉक्टर रशीदुद्दीन ने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत में क्षेत्रवाद की जो समस्या है, वो राष्ट्र निर्माण में अधिक घातक नहीं है, अपितु क्षेत्रवाद से भी अधिक घातक समस्या सांप्रदायवाद एवं जातिवाद है। और बिल्कुल डॉक्टर रशीदुद्दीन का ये मत मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि वास्तविकता इसमें है। डॉक्टर हमजा अल्वी बहुत बड़े विद्वान हैं। विकास और अल्प विकास के सिद्धांतों में इनका महत्वपूर्ण नाम आता है। डॉक्टर हमजा अल्वी का एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में विकास और अल्प विकास की जो चुनौतियां हैं उन पर काफ़ी काम किया है। डॉक्टर हमजा अल्वी क्या कहते हैं, सुनिए आप। भारत में राष्ट्र निर्माण एवं राज्य निर्माण की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं तथा भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले युवा वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा है जो इन समस्याओं का समाधान करेगा। डॉक्टर हमजा अल्वी ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण की समस्या आपस में जुड़ी हुई हैं तथा भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जो वह युवा वर्ग उत्पन्न हो रहा है उसका प्रभाव जो बढ़ रहा है वो इन समस्याओं का जल्दी समाधान कर देगा। बहुत अच्छी बात कही है। अर्थात डॉक्टर हमजा अल्वी ये कहते हैं कि भारत में जो पढ़ा लिखा युवा है, जो साइंटिफिक दृष्टिकोण वाला युवा है, वो आगे चलकर ना क्षेत्र की बात करेगा, ना धर्म की बात करेगा, ना संप्रदाय की बात करेगा। वो लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने की बात करेगा, देश का विकास करने की बात करेगा, तो इन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। एक और विद्वान है रुडोल्फ।
रुडोल्फ क्या कहते हैं, देखिए, भारत में जातिवाद जैसी समस्याएं राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र के लिए बाधक नहीं हैं। भारत में जातिवाद जैसी समस्याएं राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र के लिए बाधक नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों में जिस प्रकार दबाव समूह कार्य करते हैं, भारत में उसी प्रकार जातियां कार्य करती हैं। रुडोल्फ ने भारत में जो जातिवाद की प्रवृत्ति है उसकी तुलना पश्चिमी देशों में कार्यरत दबाव समूह से की है और कहा कि भारत में जातिवाद जैसी समस्याएं राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र के लिए बाधक नहीं है, निगेटिव नहीं है, अपितु ये सकारात्मक हैं, क्योंकि ये भारत में कहीं न कहीं दबाव समूह का कार्य करती हैं, जातिगत दबाव समूह का कार्य करती हैं और अपने हित में कार्य करती हैं। तो ये रुडोल्फ ने कहा है। तो कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते हैं कि जिन विद्वानों ने भी मत दिए हैं वो ये कहते हैं कि राष्ट्र और राज्य निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, कौन सी समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी समस्या कम महत्वपूर्ण है, ये है। अब आगे हम देखते हैं, चूँकि राष्ट्र निर्माण की बात करें या राज्य निर्माण की बात करें, दोनों की समस्याएं कॉमन हैं, दोनों की चुनौतियां कॉमन है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता और राज्य निर्माण के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जातिवाद की हम बात, राष्ट्र, देखिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र एवं राज्य निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो मुख्यतः राष्ट्र एवं राज्य निर्माण की जो चुनौतियों की हम बात करते हैं तो मुख्यतः पहली चुनौती हम देखते हैं जातिवाद। पहली चुनौती हम देखते हैं जातिवाद, दूसरी चुनौती हम देखते हैं संप्रदायवाद, तीसरी चुनौती हम देखते हैं क्षेत्रवाद, चौथी चुनौती हम देखते हैं नक्सलवाद, चौथी चुनौती हम देखते हैं नक्सलवाद। तो मुख्यतः जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, ये राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण चुनौतियां मानी जाती हैं। तो इनमें हम सबसे पहली चुनौती की बात करेंगे जातिवाद। सबसे पहले हम लेंगे जातिवाद कि जातिवाद क्या है। जातिवाद क्या है? जाति भारतीय समाज का परंपरागत रूप है जो जन्म पर आधारित है। जाति भारतीय समाज का परंपरागत रूप है जो जन्म पर आधारित है, अर्थात जन्म के साथ एक व्यक्ति जिन माता पिता के घर में जन्म लेता है वो किसी न किसी जाति से जुड़े हुए होते हैं और उस बालक की जाति भी स्वतः ही वो हो जाती जो उसके माता पिता या दादा दादी की है। तो भारतीय समाज का परंपरागत रूप है जाति जो जन्म पर आधारित है। जातिवाद को राजनीति एवं लोकतंत्र का विरोधी माना जाता है। ये खास बात है कि हमारे देश में जातिवाद की जो व्याख्या की गई है उसमें जातिवाद को लोकतंत्र का विरोधी माना गया है, राजनीति का विरोधी माना गया है, क्योंकि लोकतंत्र की जो मूल भावनाएं हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता आदि का जाति विरोध करती है। ये माना जाता है कि जातिवाद की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल मान्यताओं से समन्वय नहीं रखती, लोकतंत्र की मूल मान्यताओं में भरोसा या विश्वास नहीं रखती, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इनका विरोध करती है तथा जातियां अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोकतंत्र एवं राजनीति को प्रभावित करती हैं। लोकतंत्र में होता क्या है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता की सरकार चुनी जाती है और जो सरकार चुनी जाती है वो जनता को बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रदान करती है। लेकिन जातिवाद की जो समस्या है वो इसमें बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि जातिवाद के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया जाता है, सभी के लिए नहीं किया जाता। जाति राजनीति एवं लोकतंत्र को, देखिए विद्वानों का अलग अलग मत भी हैं कि जाति लोकतंत्र एवं राजनीति को दोनों तरह से प्रभावित करती है, सकारात्मक भी प्रभावित करती है और नकारात्मक भी प्रभावित करती है। अर्थात जाति का जो प्रभाव है वो राजनीति पर दो प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जाति का राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में
लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, राजनीति की बात हम कर रहे हैं, तो पहली बात तो जाति के आधार पर दलों का गठन किया जाता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, तो जाति के आधार पर जब दलों का गठन होगा, अलग अलग जातियां अपने दल बना लेंगी, अपने हितों के लिए संघर्ष करेंगी, एक दूसरे से समन्वय नहीं रह पाएगा। फिर दूसरी बात है, जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है। तो जब जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा तो इससे योग्यता की उपेक्षा होगी, योग्य उम्मीदवारों की उपेक्षा होगी। डेफिनेटली जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और दिए जाते हैं। अपनी जाति के उम्मीदवार को जिताओ, अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट दो, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो योग्य है या नहीं है, चाहे वो सदाचारी है या नहीं है, तो ये भी इसका नकारात्मक प्रभाव है। जाति के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की उपेक्षा की जाती है। हमने भारतीय लोकतंत्र में कई बार देखा है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा समाज सेवी बुद्धिमान व्यक्ति चुनाव हार जाता है और एक अनपढ़ व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ अपने जातीय वोटों के गणित के आधार पर चुनाव जीत जाता है। तो योग्य उम्मीदवारों की अपेक्षा होती है। जातीय सेनाओं का गठन होता है। आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र में एक नई कुप्रवृत्ति जन्म ली है, जातीय सेनाओं का गठन। जातियां अपनी अपनी सेनाएं बना लेती हैं, अपनी अपनी जाति के लोगों को एकजुट करके, युवा वर्ग को संगठित करके एक सेना जैसा निर्माण कर लेती हैं, जातीय सेनाएं बना लेती हैं। सरकार व मंत्रिमंडल के गठन जातीय आधार पर होते हैं। जातीय आधार पर सरकार एवं मंत्रिमंडल में जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है, मांग की जाती है। संसद एवं विधान मंडलों में भी जातीय गुटबाजियां देखी जाती है। संसद एवं विधान मंडलों में जब कोई किसी विषय पर चर्चा होती है, किसी विधेयक पर चर्चा होती है, तो उसका संबंध किसी जाति विशेष से है या उसके विपरीत विरोध से है, तो जातियां के नाम पर वहाँ संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य एकजुट हो जाते हैं। जाति के आधार पर राजनीति में हिंसा भी होती है, हिंसाएं भी बढ़ती हैं, ये नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन जाति के सकारात्मक प्रभाव भी राजनीति पर पड़ते हैं। वो क्या है, ये भी हम देखते हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी, इकबाल नारायण, रुडोल्फ जैसे विद्वान जाति की सकारात्मक भूमिका की बात करते हैं, या सकारात्मक भूमिका, जाति की जो सकारात्मक भूमिका होती है राजनीति में, उसका वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसे स्पष्ट करते हैं, अपने मत भी देते हैं। जैसे प्रोफेसर रजनी कोठारी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, द कास्टिज्म पॉलिटिक्स भी लिखी, लेकिन पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में लिखी, और भारत में जातियों के राजनीतिकरण के 3 चरण बताए। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में भारत में जातियों के राजनीतिकरण के 3 चरण बताए। एक लौकिकीकरण, पंथ निरपेक्षता और चेतना। लौकिकीकरण, राजनीति का लोगों तक पहुंचना या लोगों का राजनीतिक तक पहुंचना। जैसे मैं आगे बताऊंगा, प्रोफेसर रजनी कोठारी ये कहती हैं कि राजनीति ने जातियों को दो तरफा प्रभावित किया है। जहां एक ओर राजनीति का जातीयकरण हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जातियों का राजनीतिकरण भी हुआ है। जहाँ एक और राजनीति का जातिकरण हुआ है, तो वहाँ दूसरी ओर जातियों का भी राजनीतिकरण हुआ है। ये कहा तो लौकिकीकरण, लोगों तक राजनीति का पहुँचना या राजनीति में लोगों के द्वारा रुचि लेना, इन्वॉल्वमेंट करना। पंथ निरपेक्ष था कि जब जाति की बात आती है, जाति भूमिका की बात आती है, तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात आती है। धर्म को अलग, एक ही धर्म में अनेक जातियाँ होती हैं, तो धर्म कहीं राजनीति में नहीं आता, पंथ निरपेक्षता हो जाती है, लोगों में चेतना बढ़ती है। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रभु जाति की अवधारणा, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने इसका प्रतिपादन किया था, कहा कि जिस क्षेत्र में आर्थिक एवं संख्या की दृष्टि से किसी जाति विशेष का प्रभुत्व होता है, तो वह जाति अन्य
वह जाति उस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करती है। इसे धरती पुत्र की अवधारणा भी कहते हैं। तो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रभु जाति की अवधारणा दी, जिसको धरती पुत्र की अवधारणा भी कहते हैं। और वो कहता है किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष जाति का आधिपत्य है, डोमिनेंसी है, तो वो वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है और दूसरी जातियाँ उसको प्रभावित नहीं कर पाती। तो ये बात खास तौर से इन्होंने की है, जो सकारात्मक प्रभाव जाति का राजनीति पर इसमें देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये बात है। आज इस वीडियो में इतना ही हम लेंगे। अभी हम अगले वीडियो में क्षेत्रवाद की बात करेंगे, संप्रदायवाद की बात करेंगे और नक्सलवाद की भी बात करेंगे।